कहानी की शुरुआत ह्यूबर्ट नेशनल बैंक से होती है, जहां चोर बन चुके स्पेशल फोर्सेस के कमांडो अपनी पहली ही चोरी में इसी बैंक को निशाना बनाते हैं। उनका लीडर सीधे बैंक मैनेजर के पास जाता है और बिना एक पल सोचे उसके सीने में गोली मार देता है, जिससे पूरा बैंक सन्न रह जाता है और वहां मौजूद लोग डर से कांप उठते हैं। इसके बाद चोर पूरी योजना के साथ सिक्योरिटी गार्ड्स को काबू में कर लेते हैं और हॉल के बीच एक ब्लूटूथ स्पीकर फेंक देते हैं, जिसमें से सख्त आवाज गूंजती है कि सब नीचे लेट जाओ और अपने हाथ जमीन पर रखो। इससे डर के मारे सभी लोग तुरंत नीचे बैठ जाते हैं और बैंक के कर्मचारी घबराकर सेफ खोल देते हैं। सिर्फ 2 मिनट के अंदर पूरी चोरी खत्म हो जाती है और चोर $3 मिलियन यानी करीब 25 करोड़ लेकर वहां से निकल जाते हैं। भागते वक्त वे एक मोशन एक्टिवेटेड बम वहां छोड़ देते हैं और उसी स्पीकर से फिर धमकी भरी आवाज आती है कि अगर कोई भी उठा या पुलिस को कॉल किया तो बम 15 मिनट में फट जाएगा। जाते जाते लीडर सीसीटीवी कैमरे की तरफ देखता है और उसे गोली मारकर नष्ट कर देता है। पलक झपकते ही ये चोर शहर की गलियों में ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। करीब 25 मिनट बाद FBI को इस चोरी की खबर मिलती है, लेकिन सीन पर सिर्फ एक ही सुराग बचा होता है और वह है बम पर लगा एक फिंगरप्रिंट। इसके अलावा कोई सबूत नहीं मिलता, जिससे सेक्रेटरी जॉनथन हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि इतनी आसानी से तो चोरी की, तो फिर चोरों ने बैंक मैनेजर को क्यों मारा। उसे शक होता है कि इसके पीछे कोई बड़ा राज छिपा है, इसलिए वह सबूत ढूंढने निकलता है। लेकिन उसका साथी बताता है कि पुलिस बम अपने साथ ले जा चुकी है और ये देखकर जॉनथन और भी गुस्सा हो जाता है कि पुलिस इस केस में क्यों घुस रही है। गुस्से में वह सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचता है और पुलिस चीफ ब्रायन को ढूंढकर उससे सवाल करता है कि यह FBI का मामला है, फिर पुलिस इसमें क्यों घुस रही है, और सुन, जो भी सबूत मिले हैं वह तुरंत मेरे हवाले कर। ये सुनते ही ब्रायन घबरा जाता है और बताता है कि जो फिंगरप्रिंट मिला है वह जेम्स नाम के एक आदमी का है जो पहले स्पेशल फोर्सेस में था। करीब 5 साल पहले जेम्स और उसकी टीम ने कुछ कॉलेज के छात्रों को अगवा किया था और फिरौती मांगी थी, और जब समय पर पैसे नहीं मिले तो सभी को मार दिया गया था। इसके बाद फौज की एक दूसरी यूनिट ने उन सभी बागी कमांडो को खोजकर मार गिराया और अब जेम्स के परिवार में सिर्फ उसका छोटा भाई रेंजर ही जिंदा बचा है। पुलिस को शक हुआ कि जब जेम्स और उसकी पूरी टीम मर चुकी है तो यह चोरी रेंजर ने ही की होगी और किसी तकनीक की मदद से उसने जेम्स का फिंगरप्रिंट वहां लगा दिया होगा। तभी एजेंट वेल्स खबर लेकर आता है कि चोरी के समय रेंजर को एक दुकान में देखा गया था, इसलिए उसे पकड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि एक आदमी एक ही समय में 2 जगह कैसे हो सकता है। ये सुनकर जॉनथन समझ जाता है कि चोर जानबूझकर सभी को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह ये चोर काम कर रहे हैं वह स्पेशल फोर्सेस के हो ही नहीं सके, क्योंकि कभी भी स्पेशल फोर्सेस वाले अपना फिंगरप्रिंट छोड़ के तो नहीं जाएंगे। इसीलिए या तो यह लोग बहुत नासमझ हैं या फिर बेहद चालाक। एजेंट्स अभी इस उलझन को सुलझाने में लगे ही होते हैं कि तभी एक और चोरी हो जाती है और इस बार चोर बैंक मैनेजर के परिवार की जान लेने की धमकी देकर उससे बैंक का सेफ खुलवा लेते हैं। मैनेजर ईयरपीस पहनकर बैंक के अंदर जाता है और डर के मारे सभी लोगों को ब्रेकफास्ट के लिए बाहर भेज देता है। इसके बाद वह कांपते हाथों से तिजोरी खोल देता है और जैसे ही काम पूरा होता है चोर बैंक की तरफ बढ़ते हैं। तभी बैंक से निकल रही एक फीमेल एम्प्लॉय से उनका सामना हो जाता है, जो डर के मारे अलार्म बजाने ही वाली होती है, लेकिन मैनेजर उसे रोक लेता है और हालात को संभाल लेता है। चोर एक बार फिर स्पीकर से वही सख्त आवाज चलाते हैं और पूरे बैंक को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, लेकिन इस बार वे पैसे नहीं बल्कि सेफ में रखे कुछ खास डॉक्यूमेंट्स उठाते हैं। सबसे हैरानी की बात यह होती है कि वे घायल गार्ड का इलाज करवाते हैं और उसी फीमेल एम्प्लॉय से उसकी मरहम पट्टी करवा देते हैं। इससे साफ लगने लगता है कि ये लोग बिना वजह किसी को मारते नहीं हैं और यहीं से सवाल उठता है कि पहली चोरी में बैंक मैनेजर को क्यों मारा गया था। थोड़ी ही देर में इसका जवाब मिल जाता है जब बारिश में तीसरा मैनेजर ऑफिस जाने निकलता है और एक चोर उसकी गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसे बाहर खींच लेता है। गीली सड़क पर गिरते ही उसे संभलने का मौका नहीं मिलता और एक चाकू उसकी गर्दन में उतार दिया जाता है। इसी बीच बैंक के मालिक जेफरी को पता चलता है कि उसकी 2 ब्रांच लूट ली गई हैं और उसे पैसों से ज्यादा उन डॉक्यूमेंट्स की चिंता सताने लगती है जिनमें उसका एक बड़ा राज छुपा हुआ है। जबकि लगातार 2 चोरी के बाद सेक्रेटरी जॉनथन और भी परेशान हो जाता है, क्योंकि उस फिंगरप्रिंट के अलावा चोर कोई दूसरा सुराग छोड़कर नहीं गए होते हैं। उसे सबसे ज्यादा परेशान यही बात कर रही थी कि एक बैंक में चोर मैनेजर को मार देते हैं, जबकि दूसरे बैंक में वही लोग घायल सिक्योरिटी गार्ड की जान बचा लेते हैं। यह उल्टा सीधा बर्ताव देखकर जॉनथन सोच में पड़ जाता है कि इस केस में जरूर कोई छुपा हुआ राज है जिसके लिए ये चोर इतनी हद तक जा रहे हैं। इसी उलझन में वह बचे हुए बैंक मैनेजर से
पूछताछ करता है और उसे उम्मीद नहीं होती कि वहाँ से कोई खास जानकारी मिलेगी, लेकिन मैनेजर अनजाने में एक अहम सुराग दे देता है। जॉनथन पूछता है कि क्या बैंक का मालिक जेफरी यहाँ अक्सर आता है, तो मैनेजर बताता है कि जेफरी बेहद अमीर आदमी है जिसके नाम पर देश भर में करीब 3000 बैंक ब्रांच हैं। वह इतनी छोटी ब्रांच में आने का वक्त नहीं निकालता और अपनी सबसे बड़ी ब्रांच में भी साल में 1 या 2 बार ही जाता है। लेकिन अजीब बात यह थी कि हाल के दिनों में जेफरी हर रोज इसी छोटी ब्रांच में आ रहा था, वह भी क्लोजिंग टाइम पर, और खुद तिजोरी को चेक करता था। ये सुनते ही जॉनथन को साफ लगने लगता है कि यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। इसी बीच एक कलीग उसे और भी हैरान कर देने वाली खबर देता है कि चोरी किए गए नोटों के सीरियल नंबर ट्रैक करने पर पता चला है कि पूरे $3 मिलियन किसी चैरिटी को दान कर दिए गए हैं। इतनी बड़ी जानकारी पुलिस चीफ ब्रायन ने जॉनथन को नहीं बताई थी, जिससे वह और भी गुस्से में आ जाता है और वह एजेंट वेल्स को ब्रायन के साथ मिलकर जांच करने का आदेश देता है। टेक्निकल डिपार्टमेंट गोली पर मिले फिंगरप्रिंट से यह भी कंफर्म कर देता है कि वह फिंगरप्रिंट भी जेम्स का ही है, और यही बात जॉनथन को सबसे ज्यादा परेशान कर देती है कि जो आदमी मर चुका है वह दोबारा जिंदा कैसे हो सकता है। अब तक दोनों ही जगहों पर ऐसे सबूत मिल चुके थे जिन पर जेम्स के फिंगरप्रिंट थे, और यही बात जॉनथन को सबसे ज्यादा उलझा रही थी। उसे लगने लगा कि पुराने किडनैपिंग केस में जरूर कुछ ऐसा छुपा है जो अब सामने आ रहा है। इसी सोच के साथ वह अपने एक साथी को आदेश देता है कि जेफरी पर पूरी नजर रखी जाए और उसके हर राज को बाहर निकाला जाए। अगले ही दिन बैंक मैनेजर के फ्यूनरल में जेफरी खुद पहुंचता है और उसके साथ उस एरिया का नेता भी नजर आता है। 2 छोटी ब्रांच के मैनेजर की मौत पर इतने बड़े लोगों का आना जॉनथन को बेहद अजीब लगता है। जॉनथन का शक और गहरा हो जाता है और इसी बीच ब्रायन मजबूरी में वेल्स के साथ जांच में लगा रहता है, जहां उन्हें एक अहम गवाह मिल जाता है। ज्वेलरी शॉप का एक सिक्योरिटी गार्ड बताता है कि उसे शक होने पर गाड़ियों के नंबर नोट करने की आदत है और उसने चोरों की गाड़ी का नंबर भी नोट किया था। जब उस नंबर की जांच होती है तो पता चलता है कि वह गाड़ी रेंजर के नाम पर है, और यह जानकारी मिलते ही ब्रायन तुरंत आदेश देता है कि रेंजर को पकड़ा जाए। उसी समय हेडक्वार्टर में जॉनथन के हाथ एक अजीब सी फाइल लगी है, जिसे वह पहले इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट समझता है, लेकिन उसके अंदर से कुछ फोटो निकलते हैं। उन फोटो में जेफरी और उस एरिया का नेता बेहद करीबी नजर आ रहे होते हैं और यह साफ हो जाता है कि यह सब चोरों की तरफ से भेजा गया है। सारे सुरागों को जोड़कर जॉनथन फैसला करता है कि अब उसे जेफरी से सीधी बात करनी होगी। अगले ही दिन वह बैंक हेडक्वार्टर जाकर उससे मिलता है, जहां वह उसके मरे हुए छोटे भाई का जिक्र करता है जो पुराने किडनैपिंग केस का शिकार था और जिसे उसी स्पेशल फोर्सेस की टीम ने अगवा किया था, जिसमें जेम्स भी शामिल था। जॉनथन के सवालों पर जेफरी बिल्कुल शांत रहता है और कोई रिएक्शन नहीं देता, लेकिन जब जॉनथन सीधे पूछता है कि चोरी हुए डॉक्यूमेंट्स में क्या था, तो यह सुनते ही जेफरी का चेहरा लाल हो जाता है। यही देखकर जॉनथन समझ जाता है कि जेफरी का उस छोटी ब्रांच में बार बार जाना कोई फॉर्मेलिटी नहीं बल्कि किसी बड़े राज से जुड़ा हुआ था। गुस्से में जेफरी सिक्योरिटी बुलाता है और जॉनथन को जबरदस्ती हेडक्वार्टर से बाहर निकाल दिया जाता है। इसी वक्त चोर अपना तीसरा ऑपरेशन शुरू कर चुके होते हैं और इस बार उनका सीधा टारगेट बैंक का हेडक्वार्टर होता है। चोर बहुत तेजी और तालमेल के साथ काम करते हैं और हर आदमी का रोल पूरी तरह साफ होता है। वे मेन लॉबी पार कर लेते हैं जहां सिक्योरिटी काफी टाइट होती है और कस्टमर्स की भीड़ रहती है। फिर भी चोर बिना गड़बड़ किए आगे बढ़ते हैं और केबल्स की मदद से मेन एरिया में घुसने की कोशिश करते हैं। उसी समय जॉनथन को जेफरी के गार्ड बाहर ले जा रहे होते हैं। तभी वह चोरों को देख लेता है और लोगों को नीचे लेटने को कह देता है, जिससे बैंक में पैनिक फैल जाता है। चोर मौका देखकर एक सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ लेते हैं और तभी जेफरी भी सामने आ जाता है, जिसके बाद FBI की तरफ से गोलीबारी शुरू हो जाती है। एक गोली गलती से सिक्योरिटी गार्ड को लग जाती है और जॉनथन की फायरिंग से एक चोर घायल होकर गिर जाता है जो मरा हुआ लगता है, लेकिन कुछ ही देर में वह अचानक उठकर हमला कर देता है। हालात बिगड़ते देख जॉनथन पहले जेफरी को सुरक्षित जगह पहुंचाता है और फिर वापस चोरों से भिड़ जाता है, लेकिन इस बार चोर उस पर भारी पड़ते हैं और आखिरकार घायल सिक्योरिटी गार्ड के साथ जॉनथन किसी तरह जान बचाकर निकल पाता है, जबकि चोर अपना काम पूरा कर चुके होते हैं। एक लंबी लड़ाई के बाद जेफरी के पास सिर्फ एक बॉडीगार्ड बचता है जो थकान से गिरने वाला होता है। सबसे हैरानी की बात यह रहती है कि सामने खड़ा चोर बॉडीगार्ड पर हमला नहीं करता, क्योंकि शुरू से आखिर तक उनका एक ही टारगेट जेफरी होता है। चोर बॉडीगार्ड को हथियार नीचे रखने को कहता है, लेकिन तभी उसका एक साथी वहां पहुंचकर बॉडीगार्ड के माथे में गोली मार देता है। यह देखकर लीडर गुस्से में उस पर चिल्ला उठता है। इसी पल जॉनथन मौका देखकर हमला करता है और गोली चलाने वाले चोर को मार देता है, जबकि लीडर को जिंदा पकड़ लिया जाता है। हालात पलटे देख चोरों में से एक तुरंत एक महिला कर्मचारी को पकड़ लेता है ताकि उसके बदले अपने साथी को छुड़ा सके। दोनों तरफ बातचीत होती है और एक्सचेंज का फैसला हो जाता है। जॉनथन जानता है कि अगर उसने चोर को छोड़ा तो शायद वह खुद जिंदा न बचे। हैरानी की बात यह होती है कि चोर अपना वादा
निभाता है और जॉनथन को छोड़ देता है और अपने साथियों को गोली न चलाने को कहता है। सभी चोर तेजी से वहां से निकल जाते हैं और FBI पूरा क्राइम सीन सील कर देती है। टेक्निकल टीम जब बॉडी की जांच करती है तो पता चलता है कि फिंगरप्रिंट मिटा दिए गए हैं और दांत तक निकाल दिए गए हैं ताकि पहचान कभी न हो सके। इसी बीच ब्रायन को कॉल आता है जिसमें बताया जाता है कि रेंजर मिल गया है। ब्रायन और वेल्स तुरंत उस जगह पहुंचते हैं, लेकिन कमरे के अंदर उन्हें सिर्फ रेंजर की भाभी मार्ता मिलती है। वह बताती है कि जेम्स की मौत के बाद रेंजर जब भी मिलने आता है तो घर के खर्च के लिए कुछ पैसे देकर चला जाता है ताकि बच्चों का गुजारा हो सके। ब्रायन को लगता है कि यहाँ से कोई खास सुराग नहीं मिलेगा। तभी उसे खबर मिलती है कि रेंजर को एक पुराने घर के पास देखा गया है जहाँ शायद बाकी चोर भी छुपे हो सकते हैं, लेकिन ब्रायन यह बात वेल्स से छुपा लेता है। असल वजह यह होती है कि ब्रायन की पत्नी काफी समय से कैंसर से जूझ रही होती है और उसकी छोटी सी सैलरी में इलाज कराना मुमकिन नहीं है। अपनी पत्नी के दर्द को याद करके ब्रायन और मजबूर हो जाता है और एक बड़ा फैसला कर लेता है। इसी बीच अगली सुबह जॉनथन को एक अनजान फाइल मिलती है जो चोरों ने ही भेजी होती है और उसे देखते ही जॉनथन हिल जाता है। उस फाइल में जेफरी के सारे जुर्म लिखे होते हैं और वह राज पूरी तरह सामने आ जाता है जिसे वह सालों से छुपा रहा था। पता चलता है कि पुरानी बड़ी किडनैपिंग की साजिश जेफरी ने ही रची थी ताकि उसके परिवार की जायदाद सिर्फ उसी के पास रहे और कोई बंटवारा न हो। उसने एक मिलिट्री अफसर को पैसे देकर झूठे आतंकवादी ऑपरेशन के कागज बनवाए और जेम्स की स्पेशल फोर्सेस टीम को उसी मिशन पर भेज दिया गया, जिन्होंने यह सोचकर रेड की कि वे असली आतंकवादी मार रहे हैं। लेकिन बाद में पता चला कि वे निहत्थे कॉलेज स्टूडेंट थे जिनमें जेफरी का छोटा भाई भी शामिल था। ये सच्चाई जानकर पूरी टीम टूट गई। उन्हें समझ आ गया कि जो ऑर्डर मिला था वह गलत था और उन्होंने तुरंत ऊपर रिपोर्ट भेज दी। लेकिन इससे पहले कि सच्चाई सामने आती, एक दूसरी स्पेशल फोर्सेस टीम ने उन पर हमला कर दिया। जेम्स की टीम इसके लिए तैयार नहीं थी और अचानक हुए हमले में वे एक एक करके मारे जाने लगे। इसी हमले में जेम्स भी मारा गया और जेफरी का छोटा भाई मरते ही पूरी जायदाद जेफरी को अकेले मिल गई। अपने जुर्म को छुपाने के लिए जेफरी ने फौज के कुछ अफसरों को मोटी रकम देकर जेम्स और उसकी टीम को गद्दार घोषित करवा दिया। उसने पहले से ही अपनी योजना को मजबूत करने के लिए जेम्स की टीम के 3 लोगों को खरीद लिया था। वही 3 लोग बाद में 2 बैंक मैनेजर बने जिन्हें चोरों ने मारा और तीसरा वही नेता था जो जेम्स के अंतिम संस्कार में नजर आया था। इन तीनों ने मिशन वाले दिन किसी न किसी बहाने छुट्टी ली और बाद में अपने ही साथियों के खिलाफ गवाही दे दी। जेम्स की टीम खत्म होने के बाद जेफरी ने इन तीनों को अपने सिस्टम में शामिल कर लिया और उनके सहारे अपनी ताकत बढ़ाता रहा। उसे लगता था कि उसका राज हमेशा दबा रहेगा और वह एक आरामदायक और ताकतवर जिंदगी जीता रहेगा। लेकिन सच्चाई यह थी कि उस मिशन से कुछ स्पेशल फोर्सेस सोल्जर्स बच गए थे और समय के साथ उन्हें समझ आ गया कि जेफरी ने उनका इस्तेमाल किया है और उनसे अपने ही फौजी भाइयों को मरवा दिया। यही सच उनके दिल में सालों तक सुलगता रहा और उन्हें कभी चैन से जीने नहीं दिया। आर्मी से बाहर निकलने के बाद उन बचे हुए सोल्जर्स ने मिलकर बदला लेने का फैसला किया और उनका इरादा बिल्कुल साफ था कि जेफरी और उसके साथियों को सजा मिलनी चाहिए। जॉनथन को अब पूरी सच्चाई समझ आ चुकी थी और उसने अंदाजा लगाया कि रेंजर का भी इस पूरे खेल से कोई गहरा कनेक्शन है और जो पैसा वह मार्ता को देता है वही चोरी का पैसा हो सकता है। उसने अपने साथियों को इस एंगल से जांच करने को कहा। उधर ब्रायन भी रेंजर को चुपचाप ट्रैक कर रहा था और उसने ये कंफर्म कर लिया कि पैसा उसी पुराने घर में छुपाया गया है। ब्रायन और उसके एक ऑफिसर ने तय किया कि सुबह होने से पहले वह पूरा पैसा वहां से निकाल लेंगे। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती गई वैसे वैसे मीडिया भी हरकत में आ गया। सभी बड़े टीवी चैनल्स पुरानी सच्चाई को उजागर करने लगे और यह साफ हो गया कि जेम्स और उसकी टीम के साथ कितना बड़ा जुल्म हुआ था। यह खबर देखते ही जेफरी समझ गया कि अब उसका बुरा वक्त शुरू हो चुका है और वह घबराकर जल्दी जल्दी सामान बांधकर भागने की तैयारी करने लगा। जॉनथन ने भी जेफरी की चाल भांप ली और उसने अपने साथी वेल्स से कहा कि जेफरी के नाम पर अगर कोई प्लेन बुक हो तो तुरंत उसकी जानकारी निकाली जाए ताकि वह भाग न सके। इसी दौरान जॉनथन खुद उस बार में पहुंचता है जहां जेम्स की गर्लफ्रेंड काम करती थी, क्योंकि उसे शुरू से शक था कि जेम्स जिंदा हो सकता है। दूसरी तरफ सुबह होने से पहले ब्रायन अपने साथियों से मिलने पहुंचता है और आखिरी पल में उसका मन बदल जाता है और वह सब कुछ रोकने की कोशिश करता है। लेकिन उसके साथी पैसों के लालच में अंधे हो चुके होते हैं और उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होते। उधर जॉनथन को उसी बार के अंदर जेम्स मिल जाता है और सामने जिंदा खड़े जेम्स को देखकर उसका शक हकीकत में बदल जाता है। वह तुरंत जेम्स को FBI हेडक्वार्टर्स ले जाता है और पूछताछ शुरू करता है। अब तक मिले सभी सुरागों को जोड़कर जॉनथन यह मानने लगता है कि बदला लेने के लिए जेम्स ही चोरों का लीडर बना होगा। लेकिन जेम्स इस बात से साफ इनकार कर देता है और कहता है कि वह इस सब के पीछे नहीं है। दूसरी तरफ ब्रायन अपने दोनों साथियों से भिड़कर उनसे अलग हो जाता है, लेकिन वे दोनों अब भी पैसे चुराने के इरादे से पुराने घर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही उनकी उम्मीद टूट जाती है, क्योंकि जहां करोड़ों की रकम होने की उम्मीद थी वहां कुछ भी नहीं मिलता। तभी अचानक पुलिस के सायरन बजने लगते हैं और हालात बिगड़ जाते हैं। उन दोनों में से एक पुलिस पर गोली
जलाने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसे वहीं मार गिराती है, जबकि दूसरा डर के मारे हाथ उठाकर सरेंडर कर देता है और उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसी वक्त FBI में जोनाथन को खबर मिलती है कि ब्रायन के आदमी पकड़े जा चुके हैं और तभी ब्रायन भी वहां पहुंच जाता है। जोनाथन उससे पूछता है कि उसे पैसों की जगह का पता कैसे था और ब्रायन जवाब देता है कि यह जानकारी उसे एक इन्फॉर्मर से मिली थी और इस बारे में वेल्स को भी सब कुछ पता था। ये सुनते ही जोनाथन चुप हो जाता है और तुरंत वेल्स की फाइल चेक करता है, जहां लिखा होता है कि वेल्स उसी स्पेशल फोर्सेस यूनिट का हिस्सा था जिसे जेफरी ने इस्तेमाल किया था और मिशन के बाद उसने अचानक आर्मी छोड़कर FBI ज्वाइन कर ली थी। वेल्स को शुरुआत से ही सब कुछ पता था और उसी ने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके चोरों को लगातार सुराग दिए थे ताकि वह जेफरी से बदला ले सके। अब यह पूरी तरह साफ हो चुका था कि असली मास्टरमाइंड वही है और जोनाथन ने बिना देर किए वेल्स को पकड़ने का आदेश दे दिया। पुलिस की गाड़ियां तेजी से उसे पकड़ने निकल पड़ी। उसी वक्त स्टॉकवेल को जेफरी की लोकेशन का पता चल गया, लेकिन जब दोनों वहां पहुंचे तो बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि जेफरी हेलीकॉप्टर लेकर भाग चुका था और चोरों का बदले का प्लान अधूरा रह गया। ये देखकर वेल्स अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया और हेलीकॉप्टर पर लगातार गोलियां चलाने लगा। स्टॉकवेल ने उसे रोकने की कोशिश की और कहा कि वह पागलपन कर रहा है, लेकिन तभी वेल्स के सभी साथी हथियार लेकर वहां पहुंच गए। यह देखकर स्टॉकवेल को भी यकीन हो गया कि इस पूरे खेल का असली दिमाग वेल्स ही है और हालात चाहे जैसे भी हों वह पीछे हटने वाला नहीं है। उसने पूरी ताकत लगाकर लड़ाई की और अपने आसपास मौजूद कई चोरों को गिरा दिया और वेल्स को जमीन पर फेंक दिया, लेकिन इसी बीच एक चोर ने पीछे से हमला कर दिया और राइफल के बट से स्टॉकवेल के सिर पर वार करके उसे बेहोश कर दिया। थोड़ी ही देर में पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाते हुए वहां पहुंच गईं और जोनाथन दौड़ते हुए छत पर आया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। छत पर सिर्फ एक जख्मी स्टॉकवेल पड़ा था, जबकि वेल्स अपने साथियों के साथ फरार हो चुका था। तभी ब्रायन को याद आया कि उसने वेल्स की गाड़ी में एक मैप देखा था जिसमें एक जगह पर निशान लगा हुआ था और उसी याद के सहारे वह वहां पहुंच गया जहां वेल्स पैसा शिफ्ट कर रहा था। ब्रायन को देखते ही वेल्स ने उसे वहां से चुपचाप चले जाने को कहा, लेकिन जब ब्रायन पीछे नहीं हटा तो वेल्स ने गोली चला दी। लेकिन वेल्स ब्रायन को यूं ही छोड़ने वाला नहीं था, इसलिए उसने खुद पुलिस को ब्रायन की लोकेशन बता दी और फिर जेफरी को ढूंढने निकल पड़ा। जोनाथन भी उन्हें ऐसे ही जाने देने वाला नहीं था और कुछ महीनों बाद उन्हें मेक्सिको में जेफरी का सुराग मिल गया। जोनाथन को पूरा यकीन था कि वेल्स भी वहीं होगा, इसलिए वह अकेले ही उसे ढूंढने निकल पड़ा और जब दोनों आमने सामने मिले तो जोनाथन की आंखों में वेल्स के लिए दया, गुस्सा और दर्द सब एक साथ नजर आ रहा था। वेल्स जोनाथन को बताता है कि वह और उसके साथी सालों से अंदर ही अंदर मर रहे थे और उस मिशन के वक्त ही उसे महसूस हो गया था कि कुछ बहुत गलत है, लेकिन एक फौजी को सवाल पूछने की इजाजत नहीं होती, उसे बस ऑर्डर फॉलो करने होते हैं, यही उसका फर्ज होता है। उस दिन हुई गलती ने उसे कभी चैन से सोने नहीं दिया और जैसे जैसे मिशन आगे बढ़ा उसके दिल का डर और गहरा होता चला गया। आखिर में जब सिर्फ जेम्स जिंदा बचा और उसकी आंखों में डर दिखा, तब वेल्स को पूरा यकीन हो गया कि उनका शक सही था और उन सब का इस्तेमाल ऊपर बैठे लोगों ने किया था। सच जानने के बाद वेल्स और उसके साथियों ने जेम्स की मौत का नाटक रचा और किसी तरह उसकी जान बचा ली, लेकिन जिंदा रहकर भी जेम्स ने सब कुछ खो दिया। वह अपनी पहचान तक खो बैठा और जो आदमी अपने देश के लिए जान देने को तैयार था वही अब अपने ही देश में छुपकर जिंदगी जीने को मजबूर हो गया। दूसरी तरफ वेल्स और उसके साथी अपने ही दोस्तों को मारने के बोझ के साथ जीते रहे और इस पूरी दर्दनाक कहानी का असली जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ जेफरी था। इसीलिए उन्होंने बदला लेने का फैसला किया था और यह सुनकर जोनाथन ने वेल्स से सीधा सवाल किया कि उन बेगुनाह लोगों का क्या जो इस सब में बिना वजह मारे गए। जोनाथन की आवाज वेल्स के कानों में गूंजने लगी और यह सुनते ही वेल्स पूरी तरह टूट गया। वह कहने लगा कि सिक्योरिटी गार्ड को मारने का उसका कोई इरादा नहीं था, वह बस गलत वक्त पर वहां मौजूद था और उन्होंने उसे बचाने की पूरी कोशिश की थी। इसके बाद दोनों के बीच इस बात को लेकर बहस शुरू हो जाती है कि जेफरी को मारना चाहिए या नहीं और माहौल और भी तनाव भरा हो जाता है। आखिर में जोनाथन कहता है कि उसने एक बार पहले भी वेल्स पर भरोसा किया था और उसे धोखा मिला, लेकिन अब वह आखिरी बार फिर भरोसा कर रहा है और इस बार वह पछताना नहीं चाहता। यह कहकर जोनाथन सीधे जेफरी की तरफ बढ़ता है जो अब भी अपने किए पर कोई पछतावा नहीं दिखाता बल्कि घमंड में हंस रहा होता है। जेफरी को लगता है कि मेक्सिको आकर वह पूरी तरह सुरक्षित हो चुका है और वह जोनाथन को धमकी देता है कि अगर उसे नुकसान पहुंचाया गया तो जोनाथन भी गुनहगार बन जाएगा, लेकिन इन बातों का जोनाथन पर कोई असर नहीं होता। अचानक जोनाथन हमला करता है और जेफरी के पेट में चाकू घोंप देता है, जिसे देखकर आसपास मौजूद लोग डर के मारे भागने लगते हैं। जेफरी का बॉडीगार्ड अपने बॉस को घायल देखकर बंदूक निकालता है, लेकिन
वेल्स पहले ही उसे देख लेता है और गोली मार देता है। इसके बाद जॉनथन अपनी बंदूक वेल्स पर तान देता है और दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं, लेकिन वेल्स अपनी बंदूक नीचे कर देता है और पीठ फेर कर चलने लगता है। वह अपनी किस्मत जॉनथन के हाथों छोड़ देता है और सालों से दिल पर रखा बोझ आज उसके अंदर से उतर जाता है और जॉनथन भी उसे जाते हुए देखकर अपनी बंदूक नीचे कर लेता है।